वो जो बार बार एक झूठ फैलाने की कोशिश हो रही थी कि संविधान को ये लोग नेस्त नाबूद कर देंगे अगर सत्ता में आए हैं, ये उसका जवाब दिख रहा है। तमाम लोग जो राजनीति के जानकार हैं वो इसे ऐसे मान रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। अब क्या कहे प्रधानमंत्री जी के हर बात को लोग मास्टर स्ट्रोक चाणक्य नीति कहते। 8 नवंबर को जब नोटबंदी किया तब उसको भी मास्टर स्ट्रोक किया। उसका तो हमने नतीजा देखा, जब 4 घंटे में लॉकडाउन किया उसको भी मास्टर स्ट्रोक देखा, कितने गरीब लोग वहां पर गुजर गए, हमने ये सब देखा है। तो मास्टर स्ट्रोक और चाणक्य नीति को हम बात। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी रिसेंटली आपने देखा कि मोदी जी ने एक पूरा गजट में निकाल दिया सूचना कि 25 जून जो है वो लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो ये मोदी जी इतने ऊपर तक क्यों गए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी जो हार रहे थे लोकसभा चुनाव, यूपी में बुरा हारे और बाकी देश में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। अब उसका सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि विपक्ष जो है उसने दुष्प्रचार किया कि मोदी जी आ जाएंगे फिर से तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे और ये जो आरक्षण और जो हक लोगों को मिले हैं वो खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। और इसके खिलाफ जनता को मोदी के खिलाफ वोट देना है। और ये काफी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि आपने देखा कि यूपी में एकदम भाजपा एकदम साफ हो गई करीब करीब। जो भाजपा 80 में 80 की बात कर रही थी यूपी में, और बाकी जगह भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। तो जो मोदी जी के वोट थे, दलित वोट, ओबीसी वोट, वो छिटक के और विपक्ष को चले गए। तो ये बहुत बड़ा झटका था मोदी जी के लिए। तो मोदी जी तिलमिला गए और इसका जवाब निकाला ये जो लोकतंत्र हत्या दिवस। ये बोलते हैं कि हमको बोलते हैं कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले कि हम लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि लोकतंत्र तो इन लोग खत्म किए, इमरजेंसी लगाए और सबके जो अधिकार है वो छीन लिए थे। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं और सबको जानना जरूरी है कि क्या क्या होता है, इमरजेंसी होता है और अब जो संविधान को खत्म करने का जो हिसाब किताब है। तो सबसे पहली बात है कि संविधान तो जो जिस प्रारूप में हमको मिला तो वो तो आरएसएस भाजपा चाहती ही नहीं थी। ये तो 1925 से ही इनका प्लान है कि देश में मनुवाद आना चाहिए, क्योंकि बराबरी का हक नहीं होना चाहिए। ये तो इसीलिए संविधान के खिलाफ थे ना, क्योंकि संविधान बात करता है बराबरी का कि आप कोई भी धर्म, कोई भी जाति के हो, आपका जो हक है, संवैधानिक हक, न्यायिक हक, वो सबका बराबर है। तो ये तो उसके खिलाफ थे जो संघी लोग। और जब संविधान आ गया, बन गया, उसके बाद से भी ये हमेशा ही इनके दिमाग में यही चीज रहा। तो पॉलिटिकली कमजोर थे पहले, तो यहाँ तक नहीं पहुंचते थे, वो अपने में बात करते थे, इनकी कोई सुनता नहीं था। लेकिन अब मजबूत हो गए हैं, खासकर 2014 में जब मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते, तब से इनके मन में लड्डू फूटने लगे कि अब थोड़े दिनों में हम जो चाहते हैं वो सब चीज हो जाए। तो 2019 अभी भी मोदी जी फिर अच्छे से जीत गए थे, प्रचंड जीत। तो एकदम इनका पूरा जो भी इनके दिमाग में घूमता रहता है सब चीज, वो हर चीज करना है। तो सबसे बड़ा चीज तो आपको पता ही है कि संविधान खत्म करना है। तो इसीलिए इन लोगों ने नारा लगाया 400 पार, क्योंकि संसद में 543 सीट है, तो 3/4 बहुमत होना जरूरी है संविधान बदलने के लिए। और ये 3/4 मतलब 406 सीट होता है। तो इसीलिए 400 पार का नारा इन लोगों ने लगाया कि 400 पार हो जाएगा, हम संसद से संविधान को खत्म कर देंगे, मनुवाद ला देंगे। तो ये हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया तो विपक्ष ने इसको उठा लिया है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो भाजपा के ही लोग थे, तो मोदी जी ने कहा होगा छोटे नेताओं को कि आप बताओ कि संविधान खत्म करना जरूरी है, इसीलिए 400 पार होना है। तो बहुत सारे जो नेता थे भाजपा के, तो वो ये सब चीज बोले और इसको फिर तुरंत उठा लिया विपक्ष ने। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष ने बनाया 2024 के लोकसभा चुनाव का,
कि ये 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि संविधान खत्म करना है और हम ये होने नहीं देंगे। और आपने देखा कि राहुल गांधी फिर संविधान की किताब लेके घूम रहे थे और बोला कि सब जो जितने भी विपक्ष के नेता है संविधान की किताब लेके घूमो, जनता को बताओ कि आपके हक खत्म होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा उसकी वजह से मोदी जी को झटका लगा। तो मोदी जवाब में क्या करते, तो ये लेके आ गए कि इंदिरा गांधी ने संविधान खत्म किया था। लेकिन इंदिरा गांधी का जो मुद्दा है तो वो क्या है, तो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी, और उस समय जबरदस्त विरोध था उस समय अमेरिका की तरफ से। उस जमाने में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, एक रशियन ब्लॉक और एक अमेरिकन ब्लॉक। तो अमेरिकन ब्लॉक जो था, जितना भी पश्चिमी देश थे, तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। और उसके बाद से फिर देश के अंदर उथल पुथल मचाने के लिए CIA काम करने लग गया। और बहुत सारे जो RSS खास करके, तो वो तो चाहता ही था ये सब चीजें, तो उनको ये चीज मिल गया। और फिर दूसरे तरह के भी पॉलिटिकल विंग्स हैं, जैसे कि वामपंथ वाले, वो भी इसमें शामिल हो गए। तो पूरे देश का विपक्ष जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा था बाहर से। तो इंदिरा गांधी ने ये देखा, तो ये बहुत खतरनाक हो रहा है। और दूसरा ये हुआ कि 1971 में जो चुनाव हुआ था, तो इंदिरा गांधी तो प्रचंड जीती थी अपना सीट, और कांग्रेस भी प्रचंड जीती थी। लेकिन एक केस हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। राजनारायण जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ते थे, उन्होंने केस लगा दिया था कि इंदिरा गांधी गलत तरीकों का इस्तेमाल करके चुनाव जीती। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई किया और 75 में नतीजा दे दिया कि वाकई में इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। अब ये गलत तरीका क्या था, तो इंदिरा गांधी के एक सचिव थे, तो वो सरकारी नौकर थे, तो उनको इंदिरा गांधी ने जो चुनाव का भार दे दिया। तो उन्होंने अपना सरकारी पद से त्याग पत्र देके चुनाव प्रचार में चले गए। तो ये 2 दिन बाद उनका एक्सेप्ट हुआ चुनाव, उनका त्याग पत्र। इसी बीच में वो चुनाव में चले गए। तो इसी बेसिस पर हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इंदिरा गांधी भी सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी यही नतीजा हुआ। तो वैसे देखा जाए कि उसमें, अब बताइए कि ये इस तरह से सोचा जाए कि क्या इंदिरा गांधी सिर्फ इसलिए जीत गई कि उन्होंने अपने सचिव को सरकारी नौकरी के बजाय चुनाव में भेज दिया था? ऐसा तो नहीं है ना। तो इंदिरा गांधी तो अपने बलबूते पे जीतती थी, उनका तो वो तो बहुत ताकतवर थी, उनके खिलाफ कोई जीत नहीं सकता था। तो इस बेसिस पे कैसे कोर्ट ने फैसला दे दिया जो गलत है? तो कोर्ट गलत था, तो पहले ये चीज। दूसरा जो माहौल देश में था, तो इमरजेंसी फिर मजबूरी में इंदिरा गांधी को लगाना पड़ा। तो अब लगाना पड़ा, उसके बाद में 2 साल बाद उन्होंने हटा भी लिया, क्योंकि वो तो तानाशाही करना नहीं चाहती थी। इसीलिए 2 साल बाद जब उनको लगा कि जो मूवमेंट चल रहा था वो सब अब खत्म हो रहा है, तो इमरजेंसी हटा दिया। और चुनाव का भी मतलब ऐलान कर दिया, इमरजेंसी हटाया, चुनाव का ऐलान कर दिया। तो चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई। तो इंदिरा गांधी को मतलब कि जनता ने कहा कि शायद इंदिरा गांधी गलत हो सकती है। तो फिर 3 साल बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 3 साल में ही गिर गई और फिर से चुनाव हुए। तो इंदिरा गांधी तो और ज्यादा प्रचंड जीत लेके आ गई। तो जनता समझ गई थी कि इंदिरा गांधी गलत नहीं है, और जो कोर्ट ने फैसला दिया था वो भी सही नहीं था। तो ये पूरा जो पृष्ठभूमि है। तो इमरजेंसी जो है संविधान को खत्म नहीं किया, उसका पार्ट है संविधान का। अब लेकिन क्या हो रहा है, तो अभी इतने ज्वलंत मुद्दे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो मोदी जी जो आप देखेंगे कि जनता के मुद्दे, जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें को मुद्दे को मतलब कि सॉल्व करने के बजाय मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो मोदी जी तो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे थे।
और उसके अलावा आप देखें कि सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं पूरे देश में। जितने भी विपक्ष के नेता हैं तो उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कस जाता है, ईडी, सीबीआई, आईटी। तो बहुत सारे जो नेता हैं वो टूट के बीजेपी या फिर सहयोगी दल बन के आ जाते हैं। तो ये आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह मोदी जी ये सब करते हैं। झारखंड में जो चीफ मिनिस्टर है उसको जेल भेज दिया था, अभी कोर्ट ने पाया कि उनका तो गलती नहीं था तो जेल से छूट गया। और केजरीवाल और दिल्ली के जो नेता है आम आदमी पार्टी के, तो उनके खिलाफ भी सबूत नहीं है और उस पर सुनवाई चल रही है, वो भी छूट जाएंगे। तो ये मोदी जी जो है खुद ही मतलब कि कानून ऐसे ऐसे बदल दिए हैं। अब जैसे ईडी का जो कानून है, तो ईडी कानून में ऐसा कर दिया है कि आपको पकड़ ले कोई, जेल में डाल दे, तो आपको प्रूफ करना है कि आप निर्दोष हो, और नहीं तो जेल में सड़ते रहो। जबकि हमारे देश में क्या कानून है कि जब तक आप के खिलाफ कोई चीज प्रूफ नहीं होता है आप निर्दोष हो, है ना। हमारा काम तो यही करता है। लेकिन मोदी जी ने ये किस तरह कानून बना दिया है ईडी का कि आप दोषी हो, खुद साबित करो कि आप निर्दोष हो। तो ये उलट चीज मोदी जी ने की है ना, तो ये संविधान का हत्या नहीं है। और उसके अलावा जो संविधान का हत्या किस तरह से होता है, अब जनता की बात कर लीजिए, तो जनता को बेरोजगारी में कितने फंसाया, मोदी जी ने फंसाया। तिल तिल कर जनता जो है बेरोजगारी से की मार झेल रही है। महंगाई भी मोदी जी की वजह से है। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार मोदी जी इतना जबरदस्त तरीके से लाते होंगे, मतलब बीजेपी और की सरकारें और मोदी जो भी काम करते हैं उसमें भ्रष्टाचार होता ही होता है। वो अपना कमीशन खोरी के चक्कर में देश को डुबा देते हैं। तो ये इससे जनता को नुकसान होता है। और फिर ये भी देखेंगे आपकी मणिपुर जल रहा है, नीट जैसे घोटाले हो रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, ये सब भाजपा की वजह से है। आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, भाजपा ने जलाया, और उसको ठंडा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि वहां पे अमन शांति आए। वैसे ही बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके सब हर पर्चा लीक होता है। क्यों होता है, तो ये मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अनपढ़ रहे ज्यादा अच्छा। यही सब मोदी जी कर रहे हैं ना। तो कौन हत्यारा है लोकतंत्र का, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। ये जो पार्टियां तोड़ते हैं मोदी जी, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जो बेकसूर नेता और जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको आप जेल में डाल के रखे रहते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। उमर खालिद 4 साल से जेल में बंद है, क्यों बंद है, उसका कोई गुनाह अभी तक निकला है, कुछ भी नहीं हुआ, उसे केस में सुनवाई भी नहीं होती है और बेल जो है मिलता नहीं है, बेचारा जेल में पड़ा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। उसके अलावा आवाज बंद करने के लिए मोदी जी हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब, फेसबुक, वो अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। अब देखे है ना, अब वो तो मतलब ये बाहर की एजेंसी है, तो ये अपने जो उनका खुद का जुरिडिक्शन उसके हिसाब से भी देखती है कि ये अकाउंट जो है वो तो गलत काम नहीं कर रहा, तो वापस चालू कर देती है। ये भी आपने देखा है, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट बंद थे, चालू हो गए। यूट्यूब चैनल बंद किए थे मोदी जी ने, वो चालू हो गए फिर से। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। तो मोदी जी ने इमरजेंसी लगाया नहीं, लेकिन अघोषित इमरजेंसी चालू है देश में, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है।